नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं मंदिर में लगा है करोड़ों रुपए का सोना, इसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने लिखा था मुख्य सचिव को पत्र। केदारनाथ में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी भी लगाया गया है। तो मंदिर समिति अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मंदिर में करोड़ों रुपए का सोना लगाया और इसके बाद मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद केदारनाथ में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 12 पुलिसकर्मी अब जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर में करोड़ों रुपए का सोना जो है वो लगा है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पुख्ता की जाए। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो इसीलिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि निगरानी की जा सके, नजर जो है वो रखी जा सके। बढ़ते आगे, बड़ी खबर का रुख करते उत्तराखंड में नकल अध्यादेश लाने की तैयारी है। सीएम धामी ने अध्यादेश लाने की बात कही है। बड़ी खबर, भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकना उद्देश्य है। सख्त नकल अध्यादेश की प्रदेश में जरूरत है। सीएम धामी का यह बयान आया है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही विधानसभा में नकल अध्यादेश कानून जो है वो लाने जा रही है, जिससे भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में नकल के मामलों को रोका जा सके और ऐसे गिरोह के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सख्त नकल अध्यादेश की जरूरत है क्योंकि नौकरियां जो है उसमें पारदर्शी सिस्टम लाने के लिए बहुत जरूरी है। तैयारी की जा रही है सर, सशक्त कानून लाने की तैयारी है सर। नकल अध्यादेश चूंकि बहुत जरूरी है, यहाँ पर आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार का भी जो है बड़ा जो हेरफेर होता है, बड़ा अपराध होता है, वो न कर पाए और भविष्य में इस पूरी तरह से इस पर रोक लगे, कभी आगे चलकर पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही उत्तराखंड की धामी सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में सरकार ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एक सशक्त एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया है। देखिए, अब नकल माफियाओं की खैर नहीं, सशक्त कानून से टूटेगी कमर। अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार, नकलचियों पर होगी कार्रवाई जोरदार, जब्त होगी संपत्ति, काटनी पड़ेगी जेल। प्रदेश भर में फैले नकलचियों के मकड़जाल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में जुटी धामी सरकार नकलचियों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से लगभग तैयारी पूरी है। अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी और अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो आगामी विधानसभा सत्र में नकलचियों के खिलाफ कानून का प्रस्ताव सरकार सदन में पेश कर सकती है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सशक्त नकल अध्यादेश लेकर आ रही है। उत्तराखंड सरकार इस बार की कैबिनेट बैठक में इसे पास करा के आगामी विधानसभा सत्र में इसे विधानसभा से भी पास करा सकती है। नकल अध्यादेश में नकलची अभ्यर्थियों, नकल माफियाओं और संस्थानों के लिए कड़ी सजा के अलग अलग प्रावधान होंगे। उत्तराखंड में पहले नकल को लेकर कोई खास कानून नहीं था। आईपीसी की धारा 420 और 120B के तहत ही कार्रवाई होती थी, लेकिन अब इसमें बहुत सशक्त प्रावधान होंगे। बताया जा रहा है कि जो नकल माफिया इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर गुंडा एक्ट और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। 10 लाख तक का जुर्माना भी होगा।
इसके साथ ही जो अभ्यर्थी नकल में शामिल होंगे उन्हें 2 से 3 साल की सजा हो सकती है और आने वाले 2 एग्जाम के लिए डिबार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई संस्थान इसमें शामिल होगा तो उस संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, दंडात्मक और इसके अलावा सजा का भी पूरी तरीके से प्रावधान होगा। सरकार की मंशा यही है कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में अब नकल करने की ना नकल माफिया सोच सकें, ना फिर अभ्यर्थियों में इस तरीके का लालच हो कि वो किसी गैंग के चक्कर में पड़ें। अगर ये सशक्त कानून आता है तो कहीं ना कहीं भविष्य की परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, सरकार जो है वो जल्दी विधानसभा में नकल अध्यादेश कानून लाने जा रही है, जरा समझाइए कि इससे भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उस पर कितना असर पड़ेगा, वो कितनी पारदर्शी नजर आएंगी, साथ ही साथ जो गिरोह हैं, जो नकल माफिया होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और अध्यादेश आने के बाद कितना बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए आशीष, क्योंकि हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं का खुलासा हुआ। यूके SSC की तमाम जो भर्ती परीक्षाएं थी, STF ने जब जांच की तो बहुत सारा नेक्सस सामने आया, क्योंकि उत्तराखंड में अभी किसी तरीके से कोई नकल अध्यादेश इस तरीके का प्रभावी नहीं है जिसमें बहुत सख्त प्रावधान हो। अभी तक जो कार्रवाई होती है वो IPC सेक्शन 420 और 120B के तहत ही होती है, और अगर कोई हाईटेक मामला होता है तो IT एक्ट की धाराएं लगती हैं। लेकिन अब जिस तरीके का पूरा ये मसौदा तैयार हुआ है, इसके तहत अब इस तरीके का कानून होगा जिसमें इस तरह के अगर गैंग हैं तो 10 साल की सजा हो सकती है, कुर्की हो सकती है, इसके अलावा 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसमें शामिल होता है, सरकारी या कोचिंग, तो उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान होगा। अगर छात्र इस तरह के मकड़जाल के चक्कर में आते हैं तो 2 से 3 साल की सजा हो सकती है, 2 से 3 परीक्षाओं में डिबार किया जा सकता है। इस तरीके के एक सशक्त कानून के तौर पे इसे लाया जाएगा। इसका पूरा ड्राफ्ट जो है पहले वो कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें इस पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद, क्योंकि हर विधेयक जो सदन में लाया जाता है उसे पहले कैबिनेट से पास होना होता है, कैबिनेट से पास होने के बाद आगामी जो विंटर सेशन होगा यानी शीतकालीन सत्र जो होगा उसमें इसे रखा जाएगा। ये विधानसभा से पास होगा, फिर राज्यपाल की मोहर के बाद ये सशक्त तो एक लंबा प्रोसेस है और देखने वाली बात होगी कि प्रोसेस कितनी जल्दी खत्म होगा और कितनी जल्दी यह अध्यादेश आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार पर करीब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद मामला आर्थिक अपराध शाखा को जांच के लिए सौंपा गया था। लेकिन अब विधायक उमेश कुमार ने जांच को प्रभावित और दस्तावेजों में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई शंका नहीं, लेकिन मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही कहा कि तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार बचाने का प्रयास ना करे, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदले, सिस्टम वही है। उन्होंने कहा कि अगर इस जांच को निष्पक्ष नहीं कराया गया तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। दस्तावेज भी दिए गए और जांच में सहयोग भी किया गया। लगातार पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनके आधार पर सरकार ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंप दी, क्योंकि मैं लगातार पत्र लिख रहा था और मैं जानना चाहता था कि इसका मुझे स्टेटस रिपोर्ट दें। सरकार बचती रही और अचानक से इसके संबंध में इन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच दे दी। जब इनको लगा कि मैं अब माननीय न्यायालय जा सकता हूं ईडी के लिए, मुझे धामी जी की मंशा पर कोई शंका नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री को वर्तमान सरकार बचाने का प्रयास न करे, क्योंकि सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम वही है। और वही रामनगर में धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत, नेशनल हाईवे 309 पर धरने पर बैठे हरीश रावत। बड़ी खबर आपको बता रहा है, हाईवे दोनों तरफ से जाम हुआ है। हाईवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली है। हाईवे की बदहाली के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रानीखेत बुआखाल हाईवे की जर्जर हालत में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। कुमाऊं की सड़कों की बदहाली के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद उन्होंने मोहन स्थित NH 309 पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके चलते प्रदर्शन के चलते दोनों ओर काफी लंबा जाम भी लग गया। ये 1 महीने
मैं यदि राज्य की सब सड़कें ठीक नहीं होती हैं तो मैं 1 महीने के बाद भ्रमण शुरू करूंगा। जहां जहां सड़कें खराब होंगी वहीं धरना दूंगा। और ये अब राज्यव्यापी संघर्ष है। राजनीतिक दल अपनाएंगे तो बहुत अच्छा है और एकांगी तरीके से करना पड़े एकांगी तरीके से करेंगे। लेकिन ये सड़कें हमने बनाई हैं और उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष से बनाई है। तो इन सड़कों को हम समाप्त, इनको खत्म होते, इनको बर्बाद होते नहीं देख सकते। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, जहां स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है। विधायक उमेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही हो रही है। विधायक उमेश शर्मा ने लापरवाही रवैये पर नाराजगी जताई है। स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल सूची में शामिल हुए 7 साल हो गए और स्मार्ट सिटी बनाने में लापरवाही देखने को मिल रही है। उस पर बीजेपी विधायक बिफर गए। 7 साल में बदले जा चुके हैं 8 सीईओ, फिर भी लगातार लापरवाही देखी जा रही है। लापरवाही देखने को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मिल रही है, जिसके बाद विधायक उमेश शर्मा ने नाराजगी जताई है। और वहीं गुजरात के मोरबी में हुए हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय किया है। सीएम धामी ने सभी पुलों के सुरक्षित होने की जांच करने और मरम्मतीकरण के आदेश दिए। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा बहुत प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कि सभी की जान माल सुरक्षा रहे। इसलिए हमने सभी पुलों का, झूला पुलों का और जो पुल पुराने हो गए सभी का ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे और समय पर कोई निर्माण, पुनर्निर्माण होना है वह भी समय पर पूरा हो जाए। और वहीं हिमाचल के चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है और इसी के बीच सीएम धामी का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा कि हिमाचल में फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसका दावा सीएम धामी ने किया है। उत्तराखंड की जनता ने सारे कामों पर मोहर लगाई, एक मिथक तोड़ा और नया इतिहास बनाया। यहां प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनाई। हिमाचल के अंदर भी, वहां भी वहां की जनता मिथक तोड़ेगी, एक इतिहास बनाएगी और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनेगी, जिससे कि हिमाचल का विकास होगा और डबल इंजन वहां पर काम करेगा। उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से किसान शामिल हुए। इस कार्यशाला का मकसद प्रदेश में रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पर भी उन्होंने कार्यशाला में अपना उद्बोधन हमारे किसानों को दिया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। उसके तहत जहाँ हम प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नमामि गंगे कॉरिडोर भी बनाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में हम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, सीधे सीधे किसानों को जोड़ेंगे और उनके प्रोत्साहन के लिए और उनको प्राकृतिक कृषि के प्रति लगातार जोड़ने के लिए जो भी हमारे प्रयास होंगे वो हम करते रहेंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, तो हमने आज संकल्प लिया है कि 3,51,000 किसानों को हम इससे जोड़ेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी करते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आज प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन हुआ है, कॉरिडोर का गठन हुआ है। निश्चित ही इस दिशा में एक बहुत सार्थक कदम होगा। और वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता नैनीताल पहुंचे, हाईकोर्ट पर पहुंचे, जहां परिवार ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठा दिए। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। बेटी को न्याय नहीं मिलने पर परिजन न्यायालय के गेट पर ही रोने लगे। नैनीताल में गुरुवार को अंकिता भंडारी के माता पिता नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने अंकिता की हत्या में जांच कर रही एसआईटी पर ही सवाल उठाए और सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता के परिजनों का कहना है कि उनका पक्ष भी नहीं सुना गया, जिसके बाद बेटी को न्याय नहीं मिलने पर परिजन न्यायालय के गेट पर ही रोते हुए नजर आए।
परिजनों का कहना है कि जांच से वो असंतुष्ट है, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो अभी तक एसआई की जांच चल रही है और इतने 1.5 महीने के आसपास हो चुका है और अभी तक कोई जांच मतलब हमारे संज्ञान में या हमें आश्वासन नहीं दिया गया है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि सरकार और प्रशासन द्वारा एसआईटी के को दबाव में डाल के ये जांच चल रही है। और बढ़ते आगे, हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। बाजपुर थाने में मृतका का पति जो है वो तैनात है। लूट की वजह से हत्या की आशंका जो जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यही लग रहा है। घर में जगह जगह खून के धब्बे मिले हैं। घर में सामान जो है बिखरा पड़ा मिला है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक महिला के सिर में धारदार हथियार से हमला किया गया है। नैनीताल जिले में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी घटनाओं से दहशत का माहौल है। मृतक महिला का पति उधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली में तैनात है। पुलिस शुरुआती जांच में लूट के बाद हत्या की आशंका जता रही है। वहीं पूरे घर में जगह जगह खून के धब्बे भी नजर आए। फिलहाल उस घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी कर रही है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। थाना क्षेत्र का मामला है। ये कालिका कॉलोनी है जहाँ पे शंकर बिष्ट और उनका परिवार रहता था। ये कोतवाली बाजपुर में तैनात थे। इनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे। आज दिन में इनकी पत्नी जब यहाँ अकेली थी तो संभवतः कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आया है और उसके बाद इस घटना को कारित किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित कर ली गई हैं। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अपने मौके पर अपना कार्य कर रही है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 4 आईपीएस और 4 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। आईपीएस अजय सिंह हरिद्वार बने हरिद्वार के नए एसएसपी। आईपीएस योगेंद्र सिंह रावत बने डीआईजी कारागार और आईपीएस आयुष अग्रवाल एसएसपी एसटीएफ बने। आईपीएस हिमांशु कुमार वर्मा बने हैं एसपी बागेश्वर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव का आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। चंद्रमोहन सिंह बने अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। अभय कुमार बने अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर। आईपीएस आयुष अग्रवाल और तमाम बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर। कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। 4 आईपीएस और 4 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। आईपीएस अजय सिंह और साथ ही साथ एसएसपी हरिद्वार के नए एसएसपी बने हैं अजय सिंह। योगेंद्र सिंह रावत डीआईजी कारागार बनाए गए हैं। और वहीं इगास पर्व को लेकर सीएम धामी ने संदेश जारी किया है। सीएम धामी ने लोगों से अपने पैतृक गांव आने की अपील की है। पैतृक गांव में इगास का पर्व मनाए। सीएम धामी ने अपील की है लोग पर्व इगास का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मनाए, ये सीएम धामी ने अपील की है। और उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को लेकर उसको मनाने के लिए कई सालों से जो है मुहिम चला रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उनके मकसद में कामयाबी लगभग मिलती दिख रही है। पूरे प्रदेश में इगास की तैयारी देखी जा रही है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहली बार वहां पर राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के अनिल बलूनी जी हमारे साथ इसमें बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बड़े पैमाने पर इस बार इगास को मनाया जा रहा है और आपने काफी हद तक प्रयास किए हैं इस दिशा में। सर, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इगास हमारे उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक पर्व है। इसे गढ़वाल में इगास बोलते हैं और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली नाम से इसको मनाया जाता है। बहुत समय से हम लोगों का लगातार प्रयास था कि जैसे अन्य प्रांतों में भी कोई ना कोई उनके लोक पर्व हैं, हमारे भी कुछ लोक पर्वों पर चर्चा हो और उसको प्रदेश में लोग जाने, देश में भी लोग जाने। तो हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास में लगे हैं कि इगास को थोड़ा लोकप्रियता हो और पहाड़ की संस्कृति, हमारे पहाड़ का खान पान, हमारे पहाड़ के रीति रिवाज, उनसे भी दुनिया परिचित हो सके। तो हम लोगों ने इगास पे
मनाना शुरू किया और काफी बड़ी संख्या में अब लोग मनाने भी लगे हैं। इस बार कल यानी कि 4 तारीख को इगास का कार्यक्रम है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वह सब इगास मनाएं और उत्तराखंड की जो समृद्धशाली हमारी लोक संस्कृति है इसके बारे में और पूरे विश्व को भी पता लगे। और जिस तरह से राज्य सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी उत्तराखंड सरकार का, पुष्कर सिंह धामी जी का हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस तरह की घोषणा करके इस त्योहार को और लोगों तक जाने का मौका मिलेगा। इस तरह धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राज्यसभा सांसद बीजेपी के अनिल बलूनी कहते हुए कि इगास के द्वारा उत्तराखंड में जो पलायन का मुद्दा है, लोक संस्कृति को बचाए रखने और बनाए रखने का जो मुद्दा है वो चलता रहेगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। और यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक।